एम अंकिता, वेलकम टू मेग्री साइंस क्लासेस। आज हम हाइब्रिडाइजेशन का जो फर्स्ट मेथड होता है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन का जो फर्स्ट मेथड स्टार्ट होता है, मतलब कैसे कैसे उसका अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो चीज़ समझेंगे। क्योंकि हायर क्लासेस की ये सब बातें तो हमको बहुत बार जो बेसिक इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट करके पढ़ना पड़ता है वो हम मिस कर जाते हैं। तो आई होप कि ये जो वीडियो है वो अगर 9-10 के स्टूडेंट्स भी देखेंगे तो उनको एक मतलब फील हो जाएगा कि 11th में जो टॉपिक आपको मिलने वाला है विच इज हाइब्रिडाइजेशन, वो कैसे दिखने वाला है। क्योंकि 9-10 का टॉपिक ही 11th में आता है, 12th में आता है, पर वो कैसे आपको मतलब कॉपरेट करके पढ़ाना सिखाएगा वही हम देखेंगे। तो फर्स्ट में मुझे ये आज आपको क्लियर कर देना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन का जो हम इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, जो हम ऑर्बिटल्स में, वो किस तरह से अपना बॉन्डिंग नेचर शो करता है जब एटम्स के साथ दो एटम्स की बॉन्डिंग बनने के बाद मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आज हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करके फिर हम आयनिक कोवेलेंट को देखेंगे, किस तरह से वो बेसिकली बॉन्ड बनाता है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं एटम में, लॉस होते हैं। इसका बेसिक मतलब आज मैं आपको क्लियर कर देने वाली हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले जो एटम है वो कैसे अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन करता है या लॉस करता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत स्टूडेंट्स को हायर क्लासेस तक ये चीज़ का डाउट रहता है कि जो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, वो एवरी टाइम माइनस चार्ज क्यों अपने आप को शो करते हैं, और उसके पहले जो कार्बन के पहले जितने भी एटम्स रहते हैं वो क्यों अपने आप को प्लस चार्ज से शो करते हैं। ये बेसिकली मतलब हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स को भी डाउट रहता है, ठीक है। और जब हम हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे ना, ये चीज़ क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा कि ये एक बार मुझे वीडियो दे देना चाहिए इनका इंट्रोडक्शन। आपको इसके बाद, क्योंकि अगर आप 9-10 पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आई होप 11-12 के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये लेक्चर उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। पर अगर जो स्टूडेंट्स 9-10 के हैं उनको ऐसा फील होगा कि ये तो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा हायर क्लासेस का है। हाँ, ये हायर क्लासेस का है, अभी आप लोगों का अभी हाइब्रिडाइजेशन बुक में नहीं है, केमिस्ट्री का पार्ट होता है ये। अभी सिर्फ हमको आपको ये बताता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करता है एटम में, बस यही सिखाया जाता है। पर ये अगर फिर से रिवाइज कर लोगे ना 11th में, आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में है नहीं कुछ, ये एक्चुअल में मॉलिक्यूल बनने का तरीका ही होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एटम जो है वो एक्चुअल में खुद को माइनस चार्ज प्लस चार्ज में क्यों दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, जो एटम्स होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन से बने रहते हैं, ठीक है। मतलब प्रोटॉन भी रहता है उनमें, न्यूट्रॉन भी रहता है। तो बेसिकली जो एटम्स रहते हैं उनके बाहर का जो स्ट्रक्चर रहता है, रिवोल्यूशन करने का जो तरीका रहता है, वो इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से होता है। तो जो उनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है ना, वो एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियॉन की तरह। तो हमको पता होना चाहिए कि जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकते हैं। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नॉट एबल टू मूव, दे आर कैपेबल एंड फिट इनसाइड अ न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वही मूवमेंट करता है, वही मतलब ट्रांसफर करता है बेसिकली, ठीक है। तो वो एक्चुअल में हमको आज पढ़ना है कि वो कैसे करता है ट्रांसफर, क्योंकि मुझे भी 11th में बहुत बार डाउट आया था, मैं कंफ्यूज थी। पर वो प्रैक्टिस करते करते ऐसे फील हो गया कि एक्चुअली कुछ है नहीं। वो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना मैथ्स को, न्यूमेरिकल्स को, तब आपको ऐसे फील होगा कि बुक का जो भी डेफिनेशन है वो आप बिल्कुल 2/2 करते जा रहे हो, ठीक है। मतलब बुक की जरूरत नहीं पड़ रही है एक टाइम में। मतलब 9-10 जहाँ 11th में भी डाउट रहता था, वहाँ 9-10 भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मुझे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने से पहले ये चीज़ को एक बार अच्छे से क्लियर कर देना चाहिए कि जब हम बॉन्ड पेयर्स बनाते हैं ना, उसके पहले जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में स्ट्रक्चर अपने आप को मतलब सेट कैसे करता है, अरेंज कैसे करता है। तो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो अपने एटम्स में किस तरह से मूव करता है। देखिए, मान लो कि कोई एटम है, उस एटम के अंदर एक हमको पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के साथ एटम बता दिया जाता है, ठीक है। हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा होता है केमिस्ट्री का। अब उसमें हमें एक एलिमेंट्स का चार्ट दिया जाता है कि कौन कौन सा एटम किस किस फॉर्म में आया। हमको एक हेलोजेंस का पर्टिकुलर ग्रुप मिलता है विच इज़ ग्रुप नंबर 17। हमको एक ऑक्सीजन फैमिली मिलती है विच इज़ ग्रुप नंबर 16। हमको एक नाइट्रोजन वाला फैमिली मिलता है विच इज़ मतलब हमको पता होता है ना, वो जो 15 ग्रुप रहता है उसका नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। तो हर प्रकार का हमको एक ग्रुप दे दिया जाता है। उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग जो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमको पता होने चाहिए, ठीक है। अब बहुत बार हमको ये फील होता है कि जो माइनस का चार्ज है और जो प्लस का चार्ज है वो एक्चुअल में इंड्यूस होता कैसे एटम्स में। देखिए, एटम्स का जो क्वालिटी रहता है वो ये रहता है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के पीछे भागते हैं, ठीक है। मतलब एटम्स एवरी टाइम चाहते हैं कि वो खुद को स्टेबल रख पाए। क्यों? क्योंकि एटम एक ऐसी चीज़ है जो रिएक्ट करना चाहेगी, ठीक है। मतलब एटम एवरी टाइम एक दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करेगी, तभी तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, तभी तो हम अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर पाएंगे। इवन हम जो वाटर यूज़ करते हैं, मतलब जो वाटर हम मतलब काम करते हैं वाटर से, वो भी एक मॉलिक्यूल है विच इज़ H2O मॉलिक्यूल। तो वो एक्चुअल में बनी कैसे, यही सब चीज़ों के बारे में आई होप कि हायर क्लास स्टूडेंट्स को भी डाउट रहता होगा। जिनको डाउट नहीं है वो एक बार रिपीट करके सुन लीजिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के पहले आपको एक बार ये सब चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करती हूँ समझाना कि एग्जाम्पल है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है।
नाइट्रोजन इज बिलोंग टू ग्रुप नंबर 15, ठीक है। नाइट्रोजन किससे बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर 15 से। अब ग्रुप नंबर 15 से अगर नाइट्रोजन बिलोंग करता है तो बहुत इजीली जब हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करेंगे, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो चीज़ होता है जिसमें आपका जो शेल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स खुद को अरेंज रखते हैं, ठीक है। मतलब जो आपका बेसिकली नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन किससे बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर 15 से, ठीक है। अब ये ग्रुप नंबर 15 का मतलब ये है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? कहाँ से स्टार्ट होगा? 7 से, ठीक है। मतलब आपका नाइट्रोजन का ग्रुप चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा सबसे इजी वे कि जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन है वो आपका फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, विच इज बिलोंग टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव का एलिमेंट जो आपका रहेगा ना NOF, मतलब नाइट्रोजन के बाद ग्रुप नंबर 16 आएगा, ग्रुप नंबर 16 के बाद ग्रुप नंबर 17 आएगा। तो इसी तरह हमको नाइट्रोजन के बाद जो है बेसिकली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की तरफ मूवमेंट दिखेगा। पर हमको ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्शन में है क्या, है ना, ये हमको आज अच्छे से समझ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्लास 9-10 का कोई ऐसा चैप्टर पढ़ाया नहीं है, तो मुझे लगा कि एक साथ में पहले से एक शॉर्ट आपको क्लास बता दो जिसमें ये सब चीज़ें आपको एक एक थोड़ा थोड़ा डाउट ना आए, एक साथ क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैं अगर नाइट्रोजन के बारे में बात करूँ तो वो कौन सा एटॉमिक नंबर रहता है? 7, ठीक है। मतलब इसका ये है कि नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 7। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर अगर नाइट्रोजन का 7 है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 7 है और प्रोटॉन भी 7 है। इसका मतलब यही है। अब देखो कि इसके अंदर देखिए न्यूट्रॉन ज़्यादातर हमको भी फाइंड करने को नहीं देगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का 9, 10, 11 थोड़ा थोड़ा जो न्यूमेरिकल वो आप कर लोगे। न्यूट्रॉन अभी अभी के लिए इतना जरूरी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के लिए। अगर आपको न्यूट्रॉन फाइंड करने का मन कर रहा है तो आप जस्ट न्यूक्लॉन्स देख लो, विच इज 15, और 15 से अगर प्रोटॉन्स को मैं माइनस कर दूँ तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज न्यूट्रॉन का कुछ काम नहीं होता। बेसिकली हमको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कंपेरिजन देखना पड़ता है टू फाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉइंट विच इज चार्ज। तो यहाँ पर हमको बेसिकली नाइट्रोजन का फर्स्ट फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या कहा कि एटम्स एवरी टाइम चाहते हैं कि वो खुद को क्या कर पाए? स्टेबल, ठीक है। जो नाइट्रोजन है वो स्टेबल नहीं है। हमको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन स्टेबल नहीं है। नाइट्रोजन इज अ अनस्टेबल एलिमेंट, मतलब अनस्टेबल एटम। तो एटम्स का टेंडेंसी ये होता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी को मतलब स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए जो नोबल गैस रहता है ना, विच इज हीलियम, फर्स्ट में नियॉन, फिर आर्गन, ऐसे आता है, उनको अपने कंपेटिटर बनाते हैं, ठीक है। मतलब जो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन खुद का कंपेटिटर कौन बनाएगा? नियॉन को। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के जस्ट नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन कौन रहेगा? नियॉन। मतलब अगर मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जस्ट कंपैरिजन में नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं, तो नियॉन का जो कंपैरिजन में मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना, विच इज नथिंग बट द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल रखना पड़ेगा। मतलब नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉन कम हुआ अगर नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन से, तो मुझे नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए नाइट्रोजन में कुछ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एटम्स, अगर मैं बोलूँ कि एटम्स का जो टेंडेंसी होता है वो क्या होता है? टेंडेंसी टू बी स्टेबल, आप लिख दीजिए ये अगर आपको याद नहीं है। टेंडेंसी टू बी स्टेबल इन, या फिर विथ कंपेरिजन ऑफ स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। क्लियर? अगर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन अगर ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग कर रहा है, तो जस्ट ग्रुप नंबर 18 की अगर मैं पास में बात करूँ, विच इज अ स्टेबल नोबल गैस, तो नाइट्रोजन के जस्ट पास आपको नियॉन मिलेगा, विच इज एनी सिंबल। सो एनी में जो रहता है एटॉमिक नंबर कितना रहता है एनी का? 10। तो 10 में आपका जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना, वो होंगे 8। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो आपका 8 है वो आपका एक ऑक्टेट कंप्लीट करने का सिंबल है, ठीक है। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के पीछे सब एटम्स भागते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नाइट्रोजन खुद को बैलेंस करने के लिए नियॉन को अपने कंपेटिटर की तरफ देखता है। वहीं आपका नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस है, वो आर्गन को अपना कंपेटिटर मानेगा। तो ऐसे अपने अपने एटम्स के साथ वो कंपेरिजन करते हैं नियरेस्ट, जिसमें वो पास पड़े, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कुछ हम एक्सेप्शंस के साथ देखते रहेंगे कि कैसे कैसे एक्सेप्शंस आते हैं। आई डोंट हैव स्पेस, रुक जाइए थोड़ा। हाँ, तो यहाँ पर जो एक्सेप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं कुछ कुछ। पहले तो हमको समझना है कि एक्चुअल में ये पॉइंट आते कहाँ से है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है वो नियॉन को देखता है, सिंपल नियॉन को देख लेता है। मतलब अगर मैं सिंपल आपको इसको सॉल्व करके बताऊँ, ठीक है, न्यूमेरिकली, तो कैसे हो जाएगा? देखिए, नाइट्रोजन, पहले आप ये समझ लीजिए, आई होप कि ये भी बहुत स्टूडेंट्स को डाउट है कि के शेल एल एम एन क्या होता है, ठीक है। ये 9 में आता है, तो के एल एम एन पहले आप समझ लीजिए क्या है। देखिए, के एक्चुअल में 1 से डिनोट किया जाता है, एल एक्चुअल में 2 से डिनोट किया जाता है, एम एक्चुअल में 3 से डिनोट किया जाता है, और जो एन है वो 4 से डिनोट किया जाता है। ये एक्चुअल में क्या है आपको पता है? आपको पता होगा कि जो एटम्स रहते हैं
वो एटम्स में क्या रहता है आपको, क्या क्या रहता है एटम्स में? फर्स्ट में जो एटम रहता है उसके बीच में तो न्यूक्लियस रहता है, और न्यूक्लियस के बीच में ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ये स्ट्रक्चर आपका क्या है? ये स्ट्रक्चर आपका ऑर्बिटल्स है। ये ऑर्बिटल अगर नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन अपना मूवमेंट रेवोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। सो ये स्ट्रक्चर आपका एटम में नहीं रहा तो वो एटम स्टेबल कभी नहीं हो पाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपका एक एटम में रहना बहुत जरूरी है। इसी स्ट्रक्चर्स में क्या रहता है? पॉसिबिलिटी रहती है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब ये कोई पर्टिकुलर एटम मैं नहीं बता रही हूँ, एटम का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस तरह रहता है और इलेक्ट्रॉन्स यही आपको मिलते हैं। बीच में आपका न्यूक्लियस रहता है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल, प्रोटॉन इज प्लस, सो हेंस द न्यूक्लियस इज सेड टू बी अ पॉजिटिव टाइप ऑफ चार्ज। सो अगेन मैं अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो पॉसिबिलिटी कहाँ रहती है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ऑर्बिटल में। तो अगर आपको मैं पूछूँ कि ऑर्बिटल है क्या, आप क्या बोलोगे? ऑर्बिटल क्या है? क्या है ऑर्बिटल? इज नथिंग, ऑर्बिटल इज नथिंग बट द बॉक्सेज, या फिर मैं अगर बोलूँ कि द पॉइंट्स वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टोर्ड इन टू फॉर्म। मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ वन का मतलब क्या है? एस। एस मतलब एक सबशेल होता है, एस विच इज कम केम अंडर द शेल्स। मतलब ये KLMN क्या है पता है? शेल है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन को भी हमें ऐसे ऐसे बताया था ना, वो एक्चुअल में शेल का पार्ट था। मतलब शेल, शेल मतलब आप समझ लो कि आपका एक घर है, ठीक है। उस घर के अंदर रूम है, उस रूम के अंदर हम रह रहे हैं, ठीक है। अगर सिंपल अगर मैं आपको एक घर दे दूं, उस घर के अंदर कोई रूम ना रखूं तो आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर एरिया अपना बेड का रखने का चाहिए, एक पर्टिकुलर एरिया आपको किचन का चाहिए, तो आपको वहाँ अपनी चीज़ें इजिली मिल जाएंगी। वहीं ऐसी सेम चीज़ आपका एटम्स भी गेन करता है, एक एक जगह में एक एक एनर्जी लेवल उनको मिलती है। अगर मैं फर्स्ट में शेल्स की बात करूँ तो के शेल जो होता है ना वो फर्स्ट में आता है। क्यों? क्योंकि के होता है वन नंबर डिनोट। वन का मतलब ये होता है कि इसके पास ओनली सब शेल होता है एस। एस आपका कौन सा सबशेल है? के। मतलब के शेल के अंदर सबशेल है एस। मतलब यहाँ पर आपका सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, क्योंकि एस के अंदर बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। हम बाद में इसको अच्छे से फाइंड करके देखेंगे डायग्रामेटिकली कि कैसे दिखता होगा, और ये आपको थ्रू मैजिक नंबर के थ्रू भी कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, ठीक है, बी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। अभी आपको स्पेशली ये देखना है कि सबशेल्स क्या होता है, शेल क्या होता है। सबशेल्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं वो कितने कितने नंबर्स में पाए जाते हैं। तो आपका बेसिकली 4 सबशेल होता है विद द डिवीजन ऑफ KLMN शेल, ठीक है। इसके नंबर के अकॉर्डिंग ही हम सबशेल्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि जो के शेल है उसके अंदर वन है, मतलब वन मतलब इसके अंदर सिर्फ एक शेल सबशेल की स्टोरेज करने की क्षमता है, ठीक है। मतलब एस ही रहेगा इसके अंदर। एल मतलब टू, मतलब मैंने 1 2 3 4 ऐसे सीरीज में लिखा है जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो कि के बाद एल आता है, एल के बाद एम के बाद एन, तो ऐसे आपको बुक में भी दिया रहता है। तो ये इजी ट्रिक है, ये आपको हमेशा से याद रखना है, क्योंकि ये आपको मदद करेगा टू फाइंड आउटर मोस्ट, मतलब आउटर मोस्ट शेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपको वैलेंस से पता चलेगी, वैलेंस से पता नहीं चलेगी तो आपको बॉन्डिंग भी मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे ना उससे पहले हमको एक्साइटेड स्टेट, उसके पहले ग्राउंड स्टेट, ये सब भी पता होना चाहिए। तो आई होप कि ये अगर नहीं पता है तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। तो के है मतलब एस है, एल है मतलब एस है, उसके साथ पी है। मतलब हमको नंबर ऑफ सबशेल सेक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं, और ये 4 आपके डिवाइड रहते हैं शेल्स में अकॉर्डिंग टू द नंबर। जैसे के में सिर्फ एक होता है, मतलब एस ही होगा, ठीक है। SPDF, ये एक्चुअली 4 आपको क्या है पता है? सबशेल्स, ठीक है। तो अगर ये 4 सबशेल्स आपके पास है तो एटम्स आपको मतलब बेसिकली आप इसको स्टेबलाइज कर सकते हो। तो L मतलब SP होगा, ठीक है। M मतलब SP होगा, P भी होगा, साथ साथ D भी होगा। N मतलब SP है, P भी है, D भी है, F भी है। यहाँ हमको याद रखना पड़ता है कि जो आपका S है इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है? शार्प है, ठीक है। ये एक एक नाम है। अब एक एक नाम का मतलब आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आता, मैं जस्ट आपको नाम बता दे रही हूँ। S मतलब शार्प, P मतलब प्रिंसिपल, D मतलब डिफ्यूज, F मतलब फंडामेंटल, ऐसा बताया जाता है। अब आपको बेसिकली याद रखना है कि K में एक की शक्ति होती है, एक ही सबशेल की, और एक सबशेल मतलब एक सबशेल में बेसिकली कितने होते हैं ऑर्बिटल, ये हमको पता होना चाहिए। जैसे एस में आपका 1 होता है, ठीक है। मतलब एस आपका 1 ही बॉक्स स्टोर करता है। 2 मतलब एस के साथ पी आपका बेसिकली 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड रहता है, ठीक है। मतलब पी जो है वो बेसिकली 3 ऑर्बिटल में आपको दिखेगा कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये जो 3 बॉक्सेस हैं इसके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है। जैसे कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, वैसे ही सब ही ऑर्बिटल में 2, मतलब ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। बस हमको ऑर्बिटल जो बनता है ना, एक जो इतना बड़ा जो ऑर्बिटल बनता है, मतलब बेसिकली जो पी सबशेल है वो सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन स्टोर हो सकते हैं? 6। क्यों? क्योंकि एक एक बॉक्सेस में, एक एक ऑर्बिटल में आपका 2-2 इलेक्ट्रॉन भरने की जगह है। मतलब एक पूरा पी सबशेल में आपका टोटल 6 इलेक्ट्रॉन स्टोर करने की जगह होती है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि पी में 6। अगेन जो पी के बाद डी आता है, पी के बाद जो डी आता है ना, यहाँ लिख दे रही हूँ, पी के बाद जो डी आता है वो 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है डी में। मतलब इसमें 5 ऑर्बिटल मिलेंगे। अगेन डी के बाद जो एफ होता है उसके अंदर आपको 14, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो एफ है, फर्दर जो एफ होगा उसमें 7 बॉक्सेस मिलेंगे, मतलब 7 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए 1 2 3 1 2 3
4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 ऑर्बिटल्स की जगह होती है इसमें एफ में फंडामेंटल में। बेसिकली आज के हम लेक्चर में इतना फंडामेंटल तक पहुंचेंगे नहीं, सिर्फ हम डी तक स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है, बहुत स्टूडेंट्स को ये बहुत हाई क्लासेस तक पता नहीं रहता। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्या पढ़ना, अपना जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझना कि है कैसे उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आता है। ओके, आपको एस पी डी एफ का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आई होप कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 9th में थोड़ा सा डिटेल में नहीं रहता, 10th में नहीं रहता, तो आप सीख लो कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। देखिए 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s लिख लो। ओके, अब 2 में आपको पता है एस और पी दोनों की जगह होती है, तो 2p यहाँ से स्टार्ट होगा। 2s में मतलब 1 में 2 हम p नहीं रख सकते, ठीक है, बट जो 2 है उसमें s और p दोनों रख सकते हैं। इसके ऑनवर्ड्स आप अगेन लिखो 3p 4p 5p 6p 7p। अगेन 3 में d की जगह होती है तो 3d से स्टार्ट करोगे, नॉट 2 में d घुसाओगे तो 3d 4d 5d 6d 7d। ये एक्चुअली ऑफ बर्ग प्रिंसिपल है, ये 11th में आता है। तो मैं एक पॉइंट बता दे रही हूँ कि ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा मतलब आपको लेट नहीं करना चाहिए। अब 3d अब d 3 का पार्ट हो गया, 3 शेल में कितना s p d ही रहता है ना, मतलब 4 से स्टार्ट करना, विच इज 4s 4p 4d 4f 4f हो गया 5f 6f 7f। ये लो आपका ये जो है ऑफ बर्ग प्रिंसिपल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला से ही हम अपना क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सॉल्व। तो इसको हम अरेंज करते कैसे, देखिए 1s के बाद पॉसिबिलिटी किसकी है, 2s ही आएगा, क्योंकि 1s के बाद p को तो नहीं घुसा देंगे, क्योंकि s के बाद आपको 2s को फर्स्ट में रखना पड़ेगा, 1 के बाद 2 फिर s ऐसे। तो हम ऐसे लिखते हैं, मतलब ऐसे एरो जाता है, ठीक है। ये आपको मदद करता है अरेंज करने में, ठीक है। देखो इससे हमको अरेंजमेंट मिलेंगी 1s 2s 2p अगेन 3s 3p 3d ऐसे सो हम ये 7f तक जा सकते हैं। इसमें बहुत बार ऐसे कॉपर और फिर जिंक ऐसे एक्सेप्शंस आ जाते हैं, वो सिर्फ इसी की वजह से आते हैं क्योंकि हमको शेल का नंबर को क्या करना पड़ता है आगे पीछे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जब हम मतलब 4p ऐसे 4 तक जाते हैं ना, तो 4s के पहले ना क्या आ जाता है, मतलब हमारा p आ जाता है, तो हम s को पहले लिखते हैं, इसलिए हमारा जो है एक्सेप्शन केस होता है वो। पर बेसिकली हमारा जो क्या है ऐसा ही अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये यहाँ तक आज का हम जो है सिंबल पढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारा बेसिक है। इसके बाद आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना मन करे तो आप कर सकते हो। ओके, सो ये आपका बेसिक ट्रिक है किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। देखिए नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15, मतलब इसका टोटल नंबर 7 है। ग्रुप नंबर 15 मतलब इंडिकेट कर रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, पर हाँ नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो 7 रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर विच इज 7। तो यहाँ पर आपका जब मैं ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँगी तो आपका कैसे आएगा 1s 2 मतलब टोटल 7 आना है मुझे, और 2s अगेन 2 करना पड़ेगा, है ना। अगेन 2p भी है, ये तो 4 आ गया, मतलब 2p भी होगा, कितना आएगा 3, क्योंकि 4 + 3 7। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपका बेसिकली यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा। ये आपका ग्राउंड स्टेट है, क्या है ग्राउंड स्टेट। ओके, सो ये ग्राउंड स्टेट है या एक्साइटेड स्टेट है ये मैं आपको अभी समझाऊंगी। पहले आपको ये पता हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन का यही होता है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखोगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट शेल मतलब 1 आपका कौन सा नंबर शेल है, के शेल, वेयर 2 इज बिलोंग टू एल। तो एल शेल में आपका बेसिकली एस और पी दोनों ही होता है, और दोनों में आपका कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमको, वैलेंस 5। तो यही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं नाइट्रोजन के। अब इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से हम क्या करेंगे अपना ऑर्बिटल का अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन में। देखिए 1s का आपका कैसे दिखता है, एक बॉक्स रहता है जिसमें आपका पूरा फुलफिल्ड है, ऐसे होता है। एक आपका ऑपोजिट रहना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे, यही आपका बेसिकली क्या है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने का तरीका। ओके, ये आपका क्या है, ये अगर 1s अगर मैंने आपका ऐसा लिख के बताया तो 1s आपका बेसिकली यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि 1s तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बाहर का है। तो हम एक काम करेंगे, सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पार्ट है ना उसी को ही देखेंगे। तो फर्स्ट में हमारे पास 2s आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, विच इज 2s, और फिल्ड है तो 2s2, और हमारे पास जो है 2p है वो फिल्ड नहीं है, वो कितना है 3 है, मतलब ईच ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड विथ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब पार्शियली फिल्ड है। तो हमारे पास क्या है कि 2s 2p ये जो आउटर मोस्ट शेल है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म। तो बेसिकली हम 1s का बात नहीं करते, 1s को मैं मिटा देती हूँ, हम इसमें ही चलेंगे जो करना है। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, बेसिकली नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से सेटअप करना है। अच्छा, याद रखना है कि पहले से हम पेयर नहीं करेंगे, हम पहले इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे, उसके बाद हम पेयरिंग करेंगे अगर हमारे पास ऑल इलेक्ट्रॉन्स होते तो। जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन में जाऊंगी तो ये 5 इलेक्ट्रॉन से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करने के बाद आप पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही होता है आपका पेयरिंग। तो आई होप कि ये आपको पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया। हम स्टार्ट करते हैं, हम नाइट्रोजन का क्या पढ़ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होता है वो। देखिए नाइट्रोजन का मैंने पहले आपको बताया था कि वो नियॉन के पास रहता है, नियॉन इज अ स्टेबल
मतलब स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो नियॉन का अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो आप कितना बताओगे कि नियॉन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 10 10, है ना। तो मतलब अगर मैं नियॉन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो कितना आएगा, 1s2 2s2 2p6, क्योंकि p के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है, ठीक है। मतलब 1s2 2s2 2p6, टोटल इस नंबर्स को आप प्लस कर देखो 10 आएगा, ठीक है। मतलब ये आपका प्रोटॉन भी है, ये आपका इलेक्ट्रॉन भी है, ये लो। मतलब यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा चीज़ दिख रहा कि अगर मैं इस वाले शेल को, मतलब आउटर मोस्ट शेल को, अगर देखिए ये इसमें भी एक आउटर मोस्ट शेल है ना, विच इज़ ऑल्सो एल, ये वाला एल को आप ये वाला एल को मैच करके देखो, आप कंपेयर करके देखो, तो आपको ऐसा फील होगा कि जो नाइट्रोजन का एल शेल था, आउटर शेल था, और जो नियॉन का आउटर शेल है उसमें पी में डिफरेंस आ रहा है। आप देख सकते हो कि जो 2s है वो 2s में तो कुछ डिफरेंस नहीं है, 2s 2 है, पर जो 2p है उसमें एक में 6 है, एक में 3 है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बेसिकली जो है गड़बड़ कहाँ हो रहा है, पी में, मतलब आपका जो पी ऑर्बिटल है उसमें आपकी पेयरिंग कंप्लीट नहीं है। तो हम क्या समझते हैं कि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर ये ऑक्टेट है, ऑक्टेट मतलब क्या है कि अगर मैं इस वाले नियॉन मतलब नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लास्ट सेल का अगर ये चेक करूँ इलेक्ट्रॉन, तो वो 6 + 2 8 आएगा, ठीक है। एज यू नो इट इज बिलोंग टू ग्रुप नंबर 18, सो 18 मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर 15 ग्रुप नंबर है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पर आपका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपका 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर आपका बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही है। अब समझो कि 5 को 8 तक पहुंचने के लिए कितने नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा, 3। मतलब यहाँ पर बेसिकली नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसीलिए नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बन गया, और बहुत दुख की बात है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या चाहेगा कि इसके पास जल्द से जल्द ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसको ऑक्टेट बोलते हैं क्योंकि इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, विच इज ऑलमोस्ट स्टेबल। 2p6 को स्टेबल क्यों बताया मैंने, क्योंकि 2p6 जो है वो बेसिकली पूरा पेयर्ड है, उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, साथ साथ उसमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल भी फर्दर नहीं होगा, इसीलिए इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है इसके अंदर। क्योंकि जब जो ऑर्बिटल्स में जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो अगर फुल फिल्ड नहीं रहते ना, तो उनमें ना रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। इसीलिए जो है सब एटम्स है जो मतलब नोबल गैस से बिलोंग नहीं करते, वो नोबल गैस को अपना कंपटीटर मानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है नाइट्रोजन नियॉन को अपना कंपटीटर मान के क्या करता है, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट को करेगा कैसे, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा कैसे। देखो बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा फील होता है कि जो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता होगा, इसलिए उसके अंदर नाइट्रोजन अपना 3- चार्ज रखता है, देन 3- चार्ज के बाद शायद हमको नाइट्रोजन का 7 जो एटॉमिक नंबर है उसके इलेक्ट्रॉन्स में शायद 3 को माइनस करके ऐसे कुछ करना पड़ेगा। ऐसे कुछ बात नहीं है, ठीक है, ये पूरा गलत मेथड हो जाएगा। हमको बेसिक से समझना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा था। क्या हो रहा था कि ये जो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है विच इज 5 से ऑक्टेट मतलब नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहुंचने के लिए उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही थी। आप ही सोच के बताओ कि 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन मतलब कितने नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। आप बोलोगे 3, क्योंकि 5 के साथ अगर मैं 3 को प्लस करूंगी तभी तो 8 आएगा ना मेरा आंसर, तो इसलिए 5 के साथ 3 प्लस करना जरूरी था। पर ये आपको तभी पॉसिबल होगा जब नाइट्रोजन किसी अदर एटम के साथ जो नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उससे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। तभी तो उसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट करने की पॉसिबिलिटी आएगी। मतलब जब नाइट्रोजन मतलब जब बॉन्डिंग बनाएगा किसी एटम के साथ, तब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींच लेगा। जब वो किसी की तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तब उसमें से क्या हो जाएगा, उसमें से जो चार्ज था वो गायब हो जाएगा, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन के पास N3- का चार्ज रहता है, इसका मतलब ये है कि नाइट्राइड आयन है ये, ठीक है। मतलब N3- मतलब इसके पास 3 मतलब बेसिकली जो N3- का चार्ज है ना, वो हमको रिएक्शन के बाद देखने को मिल सकता है जब किसी भी एटम के साथ डिसोशिएट होकर आया हो, टूट के आया हो, ठीक है। मतलब ये एक्चुअल में तो नाइट्रोजन का आयन है ना, विच इज 3-। तो ये ना बेसिकली आपको देखने को मिल सकता है जब ये किसी बॉन्डिंग में था, बैलेंस था, तब ये जब टूट के आया तो इसमें नाइट्राइड का आयन आया, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन आयन बना। पर जब ये बॉन्ड बनाने जा रहा था तब इसके पास कमी थी, ठीक है, तब इसके पास कमी थी, और वो अपनी कमी को कंप्लीट करने के लिए पहले तो 7 इलेक्ट्रॉन्स से अपने आप को कवर किया, क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन ही रहते हैं। तब उसके पास क्या हुआ 7 इलेक्ट्रॉन से उसके पास जो है प्रोटॉन की मात्रा कम हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन तो आपका इतना था, कहाँ गया, हाँ प्रोटॉन तो आपका इतना था, है ना, क्योंकि इसी को इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन माने थे। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी है, प्रोटॉन का भी कन्फिग्रेशन है। पर जब हमने इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन एज कंपेयर टू इट्स नोबल गैस का स्टेबल कन्फिग्रेशन के साथ पैचअप करवाया, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना पड़ा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए नाइट्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन को
लेना पड़ा, मतलब इलेक्ट्रॉन वो लेगा, जब भी नाइट्रोजन किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा वो इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहेगा, क्योंकि उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने की जिद होती है। इसीलिए नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन बढ़ानी पड़ती है। दैट्स वाई नाइट्रोजन के पास 3 माइनस चार्ज रहता है। क्यों? माइनस चार्ज यही इंडिकेट करता है कि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स प्रोटॉन डेंसिटी। क्लियर? मतलब नाइट्रोजन के पास अगर एक टाइम में 7 प्रोटॉन थे और 7 इलेक्ट्रॉन थे, नाइट्रोजन के पास, ये मैं प्रोटॉन लिख देती हूँ Np, और Ne मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। एक टाइम में 7 प्रोटॉन थे, एक टाइम में 7 इलेक्ट्रॉन थे, जब वो न्यूट्रल स्टेट में था, एक टाइम में वो न्यूट्रल स्टेट में था, ठीक है। पर एक टाइम ऐसा आया कि उसको रिएक्ट करना पड़ा, ठीक है, और रिएक्शन के थ्रू उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा के ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा करना पड़ा, क्योंकि उसका जो नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन था वो नियॉन था, और नियॉन के पास उससे 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे। इसीलिए नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसका बढ़ के 10 आ गया, और प्रोटॉन तो प्रोटॉन ही, प्रोटॉन को तो कोई बढ़ाने लायक नहीं है। इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है, मैं आपको बार बार ये बता दे रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है, नॉट प्रोटॉन। आप ये मत समझना कि प्रोटॉन भी शायद 10 हो जाए, नहीं, प्रोटॉन की जगह 7 ही रहेगा, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस कैन नॉट बी एबल टू फैल नहीं पाता ना, वो कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। सो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो 7 + 3 10 हो जाएगा आफ्टर रिएक्शन, बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ नाइट्रोजन इज रिमेन्स सेम, मतलब 7 है। अब आप ये बताओ कि नाइट्रोजन ऑफ प्रोटॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो आप ये बताओगे ना कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ गई, और कितनी बढ़ गई? नाइट्रोजन की -3, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन की 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गई। मतलब जब आपने बहुत बार सुना होगा कि आपका जो नाइट्रोजन रहता है, जब 3 माइनस रहता है ना, आपने ऑक्साइड में भी ऐसे बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि ऑक्साइड में आपका अगर 3 माइनस तो प्लस कर दो, अगर प्लस कहीं पर आपको दिखा तो माइनस कर दो। इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन्स ही प्लस माइनस होते हैं, है ना, मतलब माइनस का चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना, ये माइनस का चार्ज मतलब 3 मतलब 3 बढ़ा, और क्या बढ़ा? इलेक्ट्रॉन बढ़ा, मतलब ये माइनस का चार्ज इलेक्ट्रॉन का इंडिकेशन ही तो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय माइनस चार्ज, माइनस साइन। तो यहाँ पर आपका 3 माइनस चार्ज इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इंक्रीज्ड विथ कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्यों नाइट्रोजन नाइट्राइड आयन में शो होता है आफ्टर डिसोसिएशन व्हेन इट गोज टू एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जब वो रिएक्ट कर लेता है, जब वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है, तब उसमें से चार्ज वैनिश हो जाता है। ये भी हम सीखेंगे आज। आई होप कि मैंने आपको रेजोनेंस में सिखा रखा था कि किस तरह से चार्जेस खुद में इंड्यूस होते हैं, किस तरह से चार्जेस वैनिश हो जाते हैं। तो आई होप कि आज की क्लास में वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहते हो वो वीडियो देखना तो आप एक बार सर्च कर लेना, तो आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ये बहुत बेसिक था, बहुत कन्फ्यूजन भी रहता है, तो आई होप कि ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। क्लियर? अब हम एक काम करते हैं कि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ठीक है। देखिए